हाँ, तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत के लोग एंड उनकी अर्थव्यवस्था वाला जो बुक है आपकी ज्योग्राफी की, उसका अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, पूरे के पूरे डेटा इसमें ज़्यादा है, थोड़ी फैक्ट वाली बातें ज़्यादा हैं। तो ये अपना एक वीडियो इसके बाद में एक और आएगा, उसके बाद में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, प्रॉपर तरीके से आप भी नोट्स बना रहे होंगे। बड़े ध्यान से आपको बनाना है, क्योंकि फैक्ट वाली चीज़ें हैं तो इनको साथ के साथ याद करना, लिख लिख के याद करना, ठीक है। ये भारत की भूगोल है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में है, मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या के ऊपर बेस्ड है पूरा ये वाला पूरा चैप्टर। और वो जो अपन पढ़ रहे थे ना मानव भूगोल का, ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसके अंदर विश्व की जनसंख्या है। तो इन दोनों चैप्टर को साथ के साथ पढ़ना है, इसके बहुत बेनिफिट है। बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको कॉमन नजर आएंगे, तो बेनिफिट हो जाएगा। बस थोड़ा इंडिया का पोर्शन इसके अंदर ज़्यादा है तो वो अलग से पढ़ लोगे, लेकिन पॉपुलेशन आपके माइंड में ये हो जाएगा कि पॉपुलेशन और टॉपिक दोनों तीनों खत्म, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखा करो, मैं जिस टेक्निक से आपको बता रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। फिर कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एक साथ नोट्स बनाएंगे, एक साथ नोट्स मत बनाओ, दोनों बुक के अलग अलग 2 रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है। इस वाली बुक क्या इसमें नोट्स बनाओ, उस वाले के उसका बनाओ, हाँ पढ़ एक साथ लो। पॉपुलेशन जब भी पढ़ो तो दोनों बुक की पॉपुलेशन एक साथ पढ़ लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना। बात करते हैं आज के क्लास की। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या की वृद्धि, यानी कि अपन बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की। हालांकि अपन इसकी डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके, उस वाली बुक में पढ़ चुके, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके बारे में एक बार लिखना बहुत ज़रूरी है। पहले अपन इसके बारे में अपन पॉपुलेशन की डेफिनेशन ले लेंगे इसकी ग्रोथ की, कि जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे हमारे भारत के अंदर हर 10 साल के अंदर जनसंख्या काउंट होती है, पॉपुलेशन की गणना होती है, जनगणना होती है, ठीक है, सेंसस जिसको अपन बोलते हैं। और जैसे कि कहीं कर भी पॉपुलेशन इंडिया की, मगर ये बात करूँ कि सपोज इंडिया की पॉपुलेशन 2001 के अंदर मैं मान लेता हूँ, कुछ ही मान सकते इंडिया की जगह कोई स्टेट ले लो बोले आप, ठीक है, कोई स्टेट ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सपोज दिल्ली की पॉपुलेशन में मान लेता हूँ कि सपोज 50,000 थी, ठीक है, 50,000 थी। और 10 साल के बाद में जैसे ही हुई 2011 के अंदर जब हुई तो ये 60,000 हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 2001 की बात है, 2001 में 50,000 थी, 2011 में 60,000 हो गई। तो ये जो टाइम इंटरवल है 10 साल का, कोई 2 समान बिंदुओं के बीच, 2 समय बिंदुओं के बीच में जो चेंजेज आ गया, 10,000 का चेंज आ गया, बस वही है। और अपन इसको परसेंटेज बढ़ा के देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना जनसंख्या की वृद्धि को, इसकी दर को, इसकी रेट को हमेशा प्रतिशत में दिखाया जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, तभी तो ये कहते हैं कि 10% पॉपुलेशन बढ़ गई, 5% पॉपुलेशन बढ़ गई। और किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना बेहद आसान है। कैसे कि 50,000 थी 60,000 हो गई, यानी कि 10,000 बढ़ गई, 10,000 बढ़ गई 50,000 के ऊपर, सही बात है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे, ठीक है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है, यानी कि लगभग 20% बढ़ गई। तो ये सिंपल सी बातें हैं, आराम से आप इस तरीके से किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना जनसंख्या की वृद्धि को हमेशा परसेंटेज में दिखाया जाता है। ये कोई 2 टाइम इंटरवल के बीच का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, ये बात थी। फिर मैं अगर बात करूँ तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है आपकी कि वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं को पहचाना गया है। यानी कि देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेज ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाई विद इन दिस पीरियड। जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों अवस्थाएं, ध्यान रखना। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों अवस्थाएं विद टाइम पीरियड, टाइम भी मैंने लिख रहा हूँ, वो चारों के चारों आपको याद करनी है और मेरे साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाना है, ठीक है। देखते हैं पहली अवस्था, प्रावस्था क, यानी कि फेज फर्स्ट। वो क्या कहता है, वो टाइम पीरियड बहुत ज़रूर ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से समझोगे मेरी एक एक बात। टाइम पूछेगा कि फर्स्ट जो फेज़ है उसका टाइम पीरियड बताइए, मैच द फॉलोइंग में कैसे भी आ सकता है। तो पहला टाइम पीरियड आपका 1901 से लेके 21 तक, हाँ 1901 से लेके 1921 तक टाइम पीरियड। सेकंड की बात करूँगा 21 से 51, ठीक है, यानी कि जो सेकंड का टाइम पीरियड है वो 21 से 51 है, ठीक है। और मैं थर्ड की बात करता हूँ तो 51 से 81 81 है, और फिर 81 से लेके तो अभी तक पूरा रख लिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 51 से ये हो जाएगा 81, और 81 से अभी तक 8% जो चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है, ये अभी पूरा जो कंटिन्यू चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये टाइम पीरियड रखा गया है, चारों फेज़ हो गए, ठीक है, फर्स्ट फेज़, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों फेज़ का टाइम पीरियड तो अलग से याद कर लेना, कहीं साइड में लिख लेना इसको। पहला फेज़ है, पहली प्रावस्था है
1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अगर नाम याद नहीं रहता है ना तो आप तो याद कर लेना स्तर, यानी कि स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी रही थी, स्तर प्रावस्था कहा जाता है। कैसे कि ना तो इसके अंदर बढ़ी ना घटी, बस एक बैलेंस रही थी। कारण क्या था इस टाइम के अंदर, 1901 से 1921 की बात करें अपन, सीधी सी बात है, फैसिलिटी होगी नहीं, मेडिकल के अंदर इतना योगदान नहीं था, हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे, पूरी सुविधाएं नहीं थी, सुख सुविधाएं नहीं थी, एजुकेशन भी नहीं था, सारा ही मामला है। कारण क्या रहा कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, नेगेटिव में चला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। पहला पूछा जाएगा कि किस अवस्था के अंदर, किस प्रावस्था के अंदर या किस अवस्था के अंदर या फिर किस फेज के अंदर भारत की जनसंख्या ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव में गई थी। तो आप लिखेंगे 1901 से लेकर 1921 वाला जो टाइम पीरियड था, फेज फर्स्ट, उसके अंदर भारत की पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या माइनस यानी नेगेटिव में गई थी। द पीरियड ऑफ 90, ये हो गया, इज रेफर टू एज पीरियड ऑफ, ये नहीं याद रहता है तो आप स्टेशन रख लेना, फेज of growth of India populations, since in this period growth rate was very low, even recording a negative growth, very important during this time period। इस टाइम में नेगेटिव ग्रोथ गई थी भारत में, ऋणात्मक। कारण क्या था? कारण देखो कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे, जन्म भी खूब हो रहा था लेकिन मृत्यु भी खूब हो रहा था, क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी तो शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा, बच्चे भी जन्मते ही बहुत मर रहे थे और माताओं की भी बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी। तो जन्म दर यानी कि बर्थ रेट और मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट दोनों ही हाई थे, जिससे वृद्धि निम्न बनी रही, जिससे कोई खास जो परसेंटेज है वो बढ़ा नहीं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, निम्न रही, कम रही। ये देखो कि बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। कारण क्या था कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का पर्याप्त वितरण, अपर्याप्त वितरण, ठीक है, अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थे। बहुत बड़े कारण है। पहली बात तो ये कि हेल्थ एंड मेडिकल दोनों ही सर्विस बिल्कुल ना के बराबर थी। अधिकतर लोग थे अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे ही, निरक्षर थे। भोजन और अन्य आधारभूत जो मकान की या खाने की सुविधाएं होती है वो पर्याप्त, उसका वितरण अपर्याप्त था। पर्याप्त वितरण या पे ऐसा मान लो कि अपर्याप्त वितरण था, पर्याप्त नहीं था भाई, ए लिख दिया मैंने, अपर्याप्त वितरण था। इसीलिए अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर ये इसका कारण था। तो एग्जाम में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला प्रावस्था फर्स्ट यानी कि फेज फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या था, तो आप लिखेंगे 1901 से लेकर 1921। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ऐसी कौन सी प्रावस्था, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है, ऐसी कौन सा फेज है जिसमें भारत की पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या माइनस में, नेगेटिव में गई थी, तो फेज फर्स्ट 1901 से 1921 का टाइम पीरियड। तीसरा पूछेंगे नेगेटिव जानने में क्या कारण थे, नेगेटिव जानने में मतलब ऋणात्मक जानने में क्या कारण थे, तो ये 3-4 कारण लिख देना, सफिशिएंट क्वेश्चन है। और भी पूछे और बढ़ा के ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से फेज में मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट यानी कि जन्म दर दोनों ही हाई थे, तो वही भी इसी में थे। ऐसे क्वेश्चन लाइन टू लाइन क्वेश्चन अंदर बन जाते हैं, इसलिए जिसने मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो इजीली कर लेगा, वरना मुश्किल पैदा होगी फिर, ठीक है। तो पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेस मतलब इलिटरेसी का मतलब है कि पढ़े लिखे नहीं थे ऑफ पीपल एज ए लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटी वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स इन दिस पीरियड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अपन इसके फेज से, ये उतार लेना आप कहीं पर, फेज सेकेंड प्रावस्था है, फेज सेकेंड, ये टाइम पीरियड 21 से 51, ठीक है। इसमें दशकों की जनसंख्या की स्तरवृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये भी एक तरीके से स्तरवृद्धि है वैसे, लेकिन स्तरवृद्धि पहले में था स्तर रही फिक्स रही, इसमें वृद्धि भी हुई थोड़ी, ठीक है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार हुए। मृत्यु, इसके अंदर ध्यान रखना, मृत्यु दर नीचे ला दिया, मृत्यु दर नीचे चली गई इसके अंदर, जन्म दर तो ठीक थोड़ी अप हो गई और मृत्यु दर नीचे चली गई, जबकि फर्स्ट में दोनों ही हाई। लास्ट में छोटी सी बात लिखवा दूंगा। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र के वितरण का प्रणाली में भी सुधार हुआ, ट्रांसपोर्ट वगैरह सुधर गए, ठीक है। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची रही। तो सीधी सी बात है, इसकी क्या खास बात है कि जन्म दर और मृत्यु दर दो ही मेन है। फर्स्ट वाली में दोनों हाई थी, इसके अंदर मृत्यु दर तो डाउन है, यानी कि डेथ रेट तो डाउन है, ठीक है। और जो बर्थ रेट BR वो आपकी हाई है। बस अगर ऐसा होगा तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये मेन कारण है।
टाइम पीरियड आपको याद हो ही गया। द डिकेड्स 1921 से 1951 आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक ठाक मतलब बैलेंस, मामूली सी बढ़ी थी, नॉर्मल। एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन, कारण क्या रहा बढ़ने का, कारण क्या रहा मृत्यु दर डाउन जाने का कारण क्या रहा कि मेडिकल हेल्थ, थोड़ा सा हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्राउट डाउन द मोर्टेलिटी रेट, यानी कि डेथ रेट बोल दो चाहे, और एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पूरा सिस्टम भी गाड़ी घोड़े अच्छे अच्छे चल गए, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बन गई, तो काफ़ी ये कारण थे जिस वजह से इसमें थोड़ा सुधार हुआ। ठीक है, बेहद आसान है। नेक्स्ट, तीसरी परावस्था फेज 3, टाइम पीरियड 51 से 81, 81, 51 से 81 का टाइम पीरियड रह गया। इसके दशकों को भारत की जनसंख्या विस्फोट, भयंकर तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी। एग्जाम में ये मतलब सीधे सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिविल सर्विसेज में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भारत की जनसंख्या के अंदर विस्फोट कब हुआ। टाइम पीरियड 51 से 81, कौन सा फेज था? तीसरा फेज था। कारण देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। जनसंख्या विस्फोट का मतलब है भयंकर तरीके से जनसंख्या बढ़ी, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है बिल्कुल ही, की अवधि के रूप में जाना जाता है। किसमें? जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। आर रेफर टू एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया। ठीक है, कारण देख लेते हैं। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुआ, मृत्यु दर बिल्कुल डाउन, बिल्कुल डाउन, और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर, सीधी सी बात है फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा, ठीक है, के कारण ऐसा हुआ। ये तो वैसे भी आप कॉमन सेंस से भी अप्लाई कर सकते हो दिमाग से, कि जब भी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो 100% ये है कि सुख सुविधाएं बढ़ गई एक तो, दूसरी बात डेथ रेट यानी कि जो मॉर्टेलिटी रेट है वो डाउन चलेगी, मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर नीचे चली गई, जन्म दर ऊपर जाएगी, इसका मतलब सुख सुविधाएं ज़्यादा है। ऐसा टाइम पीरियड कौन सा है? 51 से 81 है, फेज 3 है, यानी कि परावस्था गए, तीसरी। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, ये बात करें पर 1951 की, उसके बाद की, इसका मतलब ये कौन सा, अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या विस्फोट, या फिर ऐसा आ जाएगा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, बाद की जो टाइम पीरियड है 51 से 81 का पूछ सकते हैं कि वो कौन सा टाइम पीरियड था, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, वो कौन सा फेज था, तो परावस्था गए यानी कि फेज 3 था। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि थी। ठीक है, जिससे एक केंद्रीय नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अब यहाँ पर केंद्रीय नियोजन का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और इन्होंने सुख सुविधाओं को, लोगों की ज़िंदगी को, लाइफस्टाइल को सुधार दिया। इकोनॉमी भी बहुत सुधरी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुधरने लगी। थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं कि विच वॉज कोज्ड बाई ए रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट बट ए हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। मोर्टेलिटी रेट तो बिल्कुल डाउन, लेकिन फर्टिलिटी रेट अप हो गई। इट इज़ इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट डेवलपमेंट, अच्छा हाँ, ये हमारे स्वतंत्रता के बाद का टाइम पीरियड है ये, दैट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड planning process and economy started showing up, ensuring the improvement of living condition of people of large। मतलब लोगों की अर्थव्यवस्था सुधर गई, लोगों की लाइफस्टाइल सुधर गई, क्योंकि हमने क्या करा कि जैसे ही हम भारत जो है वो आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, उसके बाद में मैंने कहा था ना 5 ईयर प्लानिंग शुरू कर दिया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू कर दी थी। तो वो जो 5 ईयर प्लानिंग अपन ने की थी, 5 ईयर प्लानिंग, इन 5 ईयर प्लानिंग का मतलब होता है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं का ये परिणाम था, क्योंकि उन पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर क्या रख लिया जाता है? पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर सारी बातें रख ली जाती है जो लोगों को, मतलब कि जैसे कि उसके अंदर मुद्दे रखे जाते हैं। कौन कौन से मुद्दे रखेंगे कि इसके अंदर गरीबी हटनी चाहिए, एजुकेशन थोड़ा मजबूत होना चाहिए, मोर्टेलिटी रेट को डाउन करना है, तो ये सारी बातें उसमें आ जाती थी। इस वजह से, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम होता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। ये सब कारण थे कि जनसंख्या का विस्फोट हुआ, लोगों को फैसिलिटी मिल गई, ये बात है। ठीक है, तो ये अपना पढ़ लिया यहाँ तक। हाँ, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ, लाइफस्टाइल सुधर गई। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्च स्तर हुई। ठीक है, उच्चतर हुई, ये उच्च स्तर नहीं है, उच्चतर ऐसे लिखना है, उच्चतर। ठीक है, उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त, अब अच्छा एक कारण तो ये था कि लाइफस्टाइल सुधर गई, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे दी, उन सबसे पॉपुलेशन बढ़ी। एक कारण ये भी था, तिब्बती, बांग्लादेशी और नेपाली ये भी भारत के अंदर खूब में यहाँ आके बस गए थे, इस वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो तिब्बतियों, बांग्लादेशियों और नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि
पाकिस्तान से भी खूब लोग यहाँ के बसे हैं। आने वाले लोगों ने उच्च वृद्धि दर में योगदान किया है। ठीक है, ये सब बातें हो गई। तो कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज ए हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट बिसाइड्स इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग इन Tibetans, बांग्लादेशी, नेपाली एंड इवन द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू द हाई ग्रोथ रेट। ये सब कारण थे। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम पीरियड 51 से 81, फेज कौन सा, तीसरा, प्रावस्था कौन सी, तीसरी। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन कहते हैं ना, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी इंडिया की, वो बात इसके अंदर आएगी। चौथी, क्योंकि इकोनॉमी सुधर गई थी और सेंट्रलाइज यानी केंद्र सरकार का इसमें हो गया था, तिब्बती, बांग्लादेशी या नेपाली, ये इनके आने से भी पॉपुलेशन बढ़ी। 5-6 कारण इसके अंदर है, तो बहुत ईजिली आप इसको कर लोगे। ठीक है, ये था आपका फेज 3 यानी कि ग। फोर्थ और लास्ट है प्रावस्था घ। ठीक है, यानी कि चौथी प्रावस्था क्या कहती है, ये है 1981 के पश्चात वर्तमान तक, 1981 से लेकर अभी जो 22 चल रहा है यहाँ तक वर्तमान देश की जनसंख्या की वृद्धि, हालांकि अभी भी ऊंची बनी है, अभी भी बर्थ रेट आपको पता है, पॉपुलेशन भयंकर तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। अब तो हर जगह जगह हॉस्पिटल है, हर गली गली में क्लिनिक खुला हुआ है, और सरकार गली गली मोहल्ला क्लिनिक भी योजना चला रही है, आपको पता होगा। गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लिनिक का मतलब है छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर भी छोटे छोटे डॉक्टर रख दिया जाएगा, मोहल्लों के अंदर डॉक्टर चले जाएंगे छोटे छोटे मोहल्लों में, तो सीधी सी बात है पास तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें, अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। क्यों घटने लगी बताओ? क्योंकि अब जो टाइम पीरियड है ना 1981 के बाद का 8% का, इन दिनों में लोग बहुत कहते हैं ना अवेयर हो गए कि ज़्यादा पॉपुलेशन में कोई बेनिफिट नहीं है, इतनी इनकम भी नहीं है कि इतने सारे बच्चों को पढ़ा लिखा लिया जाए, ना किसानों के पास में इतनी ज़मीनें रही, तो किसान भी आप खूब सारे पढ़ लिख गए, तो उन्हें भी बताया कि 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन है, इसके अंदर इतने बच्चों को रखना कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि पहले तो 100 बीघा ज़मीन होती थी लोगों के पास में, तो ये सोचते थे कि 3-4 बच्चे हो 5 बच्चे हो जाएंगे तो इसी में कमा के खा लेंगे। ऐसे बहुत सारे इशू थे, लेकिन धीरे धीरे अब मामला डाउन होता जा रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी, और ये देश के विवाह के समान औसत आयु में वृद्धि। हाँ बिल्कुल सही, पहले शादियों को टाइम पीरियड था नहीं, ऐसे ही कर देते थे, अब 21 कर दी गई है बॉयज़ की और 18 गर्ल्स की है, लेकिन फिर भी 25+ के बाद में मोस्टली शादियाँ होती है, 30 तक भी पहुँच जाती है। तो मतलब ये जो औसत एज में जो वृद्धि हो रही है शादी की एज में, इससे भी थोड़ा क्या है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल हुआ है। 25 से पहले तो मुश्किल है, शादियाँ आजकल बहुत कम होने लग गई। तो इससे क्या हो गया कि औसत आयु में वृद्धि जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री और मेन, और ये भी साथ में स्त्रियों को भी बहुत पढ़ लिख गई, स्त्री शिक्षा के भी बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर रहा, जिससे सुधार हुआ। ठीक है, इट इज़ अ पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन टू रिमेन हाई हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, धीरे धीरे फिर वो डाउन भी होती चली गई, अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन the mean age of marriage, improved quality of life, particularly education of females in the country। mainly महिलाएं जब पढ़ लिख जाती है ना, तो फिर हर चीज़ पे कंट्रोल होना बहुत अच्छी बात है, हो सकता है इजीली कंट्रोल हो सकता है। और लास्ट मैंने इस फेज़ का इसका नहीं है, प्रावस्था तो चारों कंप्लीट हो चुकी है, ये मैंने अलग से पॉइंट लिखा है आपके, जो आपको नीचे लिखना है। ये क्या है, ये है लास्ट में फाइनल, जैसे अपन पूरा आंसर लिखने के बाद में नीचे लिखते हैं ना, तो आप पैराग्राफ छोड़ के लिखना कि देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी ऊंची ही है, हाई है, और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या वो 135 करोड़, 135 करोड़ का मतलब है 1350 मिलियन हमारी पॉपुलेशन स्पर्श कर जाएगी। 1 करोड़ के अंदर 100 लाख होते हैं, आप समझते हो ना, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप 1300, तो ये हो जाएगा आपके, ठीक है, 135 मतलब 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो ये इतने लाख हो जाएंगे, 2 जीरो लगा लो आगे, ठीक, इतने लाख बोल दो, यानी कि 1 करोड़ 35 लाख, या फिर ऐसा मान लो कि एक यहाँ इकाई दाई से एकड़ा हज़ार 10,000, हाँ 13,500 लाख, 13,500 वन टेंस के हिसाब से जब करोगे तो, ठीक है, 13,500 लाख, इससे बेटर है, इजी क्या पड़ेगा, 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, ऐसा अंदाज़ा 2025 तक, और ये बात सही भी है, ठीक है, इससे ज़्यादा होगी कम नहीं होगी, ठीक है, इंडिया वाले लोग हैं भाई, सारे गबरू है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री एंड इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टू 1350 मिलियन बाय 2025 के अंदर हम 1350 मिलियन होने वाले हैं, ठीक है, ये बात है।
तो ये चीज़ थी। चारों प्रावस्थाएं होगी, क्वेश्चन अपना कंप्लीट। नेक्स्ट अपन लेते हैं, वो है जनसंख्या वृद्धि में कुछ भिन्नताएं होती है, क्षेत्रीय भिन्नताएं। ये कुछ डेटा है भाई, सीधा सीधा डेटा आपको याद करना है, और हर पॉइंट हर एक क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन तैयार करेगा सीधा सीधा। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं लिखो, एक साथ लिखो, तब तीनों लिख देना, वरना यहाँ से अभी और भी है, तीनों तो क्या अभी और भी है शायद, हाँ ये इसमें 7 पॉइंट बनाए मैंने, सातों के सातों पॉइंट 7 क्वेश्चन तैयार करेंगे आपके, ठीक है। पहला है रीजनल, अच्छा हेडिंग, रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। समझ तो गए होंगे हेडिंग से ही कि कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर कम रहते हैं, कहीं पर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है तो कहीं पर घट रही है, कहीं पर बैलेंस ले रही है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी एंड गोवा, ठीक है, शो ए लो रेट ऑफ ग्रोथ नॉट एक्सीडिंग 20% ओवर द डिकेड। मात्र 20% से भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, इन सब में लो है, निम्न है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ पर निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, कोई 3-4 के नाम पूछ लेगा तो आपको ये याद हो जाने चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में आ जाए, इसलिए सारे याद कर लेना ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सबसे कम पूछे तो मैंने आपको कल के वीडियो में बता भी दिया था, जो अपने ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा था, केरल के अंदर 9.4% है मात्र। हालांकि इन स्टेट के अंदर मैंने बात की थी तो 20% से हाई, ज़्यादा से ज़्यादा इन राज्यों में किसी न किसी में 20% पहुंची होगी मुश्किल से, लेकिन सबसे भारत के अंदर सबसे कम है वो केरला के अंदर है। 9.4% ही सिर्फ वहाँ की जो 10 साल में जो है ना वो पॉपुलेशन बढ़ी है। तो न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई है पूरे भारत के अंदर, पूरे देश में। ध्यान रखना, केरला रजिस्टर्ड द लोवेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 9.4%, पूरे देश की सबसे लोवेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपन बात करते हैं थोड़ा सा अप में, मामूली सा, जैसे 20 से 25 के समथिंग, वो है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। द ग्रोथ रेट ऑन द एवरेज 20 से 25%, इनकी एवरेज रही है 20 से 25%, तो बेहद आसान है। इस पॉइंट को अगर याद कर लेते हो फर्स्ट वाले को, तो यहाँ रही है 20%। सिर्फ केरल को याद रखना, वो सबसे कम है, बाकी जितने बच के मोस्टली वो 20 से 25 वाले हैं, जबकि ये 20% या फिर 20% से कम वाले हैं। इसको आपको अच्छे से याद करना ही करना है, बहुत ही, तीनों के तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ जाएंगे, फैक्चुअल बातें हैं। चौथा पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है कि ड्यूरिंग 2001 से 2011 द ग्रोथ रेट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव रजिस्टर्ड लोअर फिगर कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड, नेमली 91 से 2001। बहुत बड़ी चीज़ है ये। 2001 से जो 2011 की जनगणना हुई थी, ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है, इसके अंदर पूरे 28 राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी, मतलब हमारे पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी में जो ग्रोथ रेट है, मतलब जो ये जो अपनी ग्रोथ रेट है, ग्रोथ जो रेट जनसंख्या वृद्धि जो है, वो एवरेज हमेशा कम ही रही है इस टाइम पीरियड में। किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में? 1991 से 2001 में जो पॉपुलेशन बढ़ी थी उसके कंपैरिजन में इसके अंदर कम है। इसका मतलब लोग अवेयर हो गए हैं। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए, जो पहले बढ़ा करती थी। जैसे जनसंख्या विस्फोट वाला टाइम था, या फिर 91 से 2001 का टाइम था, ये वाला जो टाइम था, इस मामले में ज़्यादा बढ़ी थी। एक बात याद हो गई कि वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक 1991 से 2001 की तुलना में कम जनसंख्या वृद्धि है, पर जनसंख्या वृद्धि धीमी रही है। सेकेंड, द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट्स ऑफ द 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स, वो नेमली है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये अच्छा, नंबरिंग से ऐसा कैसे लिखना आपको यहाँ पर, ठीक है। महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, बिहार नंबर 3 पे है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इस तरीके से ये 6 स्टेट्स हैं जिनमें है ऑल फॉलन ड्यूरिंग 2001 कंपेयर टू 1991-2001। 1991 से 2001 के अंदर जो इनकी पॉपुलेशन बढ़ी थी, एक्चुअल में उससे कमी पड़ गई 2001 से 2011 वाले टाइम में। भारत के सबसे टॉप मोस्ट स्टेट यही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यूपी के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश आता है। इनमें पॉपुलेशन है, लेकिन इनमें भी नहीं बढ़ी। 1991 से 2001 में जो इन पॉपुलेशन बढ़ी थी, उस हिसाब से 2001 और 2011 वाला जो 10 साल का टाइम पीरियड, उनमें भी इनमें भी कमी पड़ गई। ऐसा नहीं है पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, बढ़ी तो है,
लेकिन कमी क्यों पड़ी, ऐसा नहीं कि फैसिलिटी वगैरह नहीं है, महामारी बीमारी, ऐसा नहीं है, लोग अवेयर हो गए, एजुकेशन आ गया इस वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 और 2001 की तुलना में 2001 से 2011 के दशक की वृद्धि में कमी रही। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर चौथा पॉइंट है द फॉलोइंग द लोवेस्ट, आंध्र प्रदेश में सबसे कमी नजर आई, वो आंध्र प्रदेश में कमी आई। देखो अपने ये देखा था कि सबसे जो केरला है उसमें सबसे कम बढ़ोतरी हुई, जो 9% हुई थी, 9 पॉइंट कुछ थी ना, हाँ कहाँ गई, क्या सॉरी, उस केरला में हाँ 9.4%। ठीक है, लेकिन कमी की बात करें, वो तो ग्रोथ की बात थी, बढ़ोतरी की बात थी, ये कमी की, तो कमी सबसे कम हुआ आंध्र प्रदेश में 3.5% और हाईएस्ट फॉर मध्य प्रदेश में 6.7%। ठीक है, याद रखना। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इतनी गिरावट नजर करी। मतलब बाकी में थोड़ी थोड़ी गिरावट तो हुई है, लेकिन सबसे कम तो ये 3.5% आंध्र प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा गिरावट अपनी पॉपुलेशन में, अपनी जनसंख्या में, वो महाराष्ट्र में 6.7%। ठीक है, इतनी गिरावट है इसकी तुलना में इस वाले टाइम पीरियड में। ठीक है, यहाँ इनकी ठीक थी, लेकिन अगर इन दोनों 10 साल के टाइम पीरियड में अगर कंपेयर करें तो 3.5% की तो कमी आ गई आंध्र प्रदेश में और 6.7% की कमी आ गई महाराष्ट्र में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है तमिलनाडु 3.9% एंड पुडुचेरी 7.1% हैव रजिस्टर्ड सम इंक्रीज ड्यूरिंग इसमें ओवर द प्रीवियस डिकेड। तमिलनाडु में 3.9% और पुडुचेरी में 7.1% पिछले दशक की तुलना में, यानी 2001 से 11 में वृद्धि दर्ज की। इनमें बढ़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बढ़ी है। तमिलनाडु में 3.9% और पुडुचेरी में 7.1% पिछले दशक के, मतलब इस वाले डिकेड की बात करें, तुलना करें, कंपैरिजन करें तो इनके अंदर बढ़ी है, इनके अंदर कम हुई है, जबकि इनके अंदर बढ़ी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे डेटा हैं, 6-7 पॉइंट जितने भी है, सातों के सातों पॉइंट आपको याद करना है अभी का भी, और लिखना भी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैंने एक पॉइंट अलग से लिख दिया, ये भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम के अलग से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का जो टाइम पीरियड है ना, वो किशोरों का माना गया है, किशोर है वो, उसका अंश भारत के अंदर कितना है, 20.9%। ध्यान रखना, पूरी पॉपुलेशन का, भारत की जनसंख्या कितनी, 100%, परसेंट के हिसाब से तो 100% ही है, 100% में से लगभग 21% किशोर हैं, तभी तो भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। युवा तो 50% प्लस है, 60% करीब है, तो मतलब वो युवा इसीलिए 2011 के अनुसार। ठीक है, जिसमें 52.7% तो किशोर हैं, किसमें, इस 20% का रेशियो है, 20% भाई, 100% में से तो 20% है, 100% में से तो कितना है, 20.9% है, और इसमें भी सारे के सारे किशोर लड़के थोड़ी है, इसका भी परसेंटेज निकलेगा ना, उसके में के अंदर 52.7% तो लड़के हैं, मतलब किशोर हैं, और 47.3% लड़कियां हैं, किशोरियां हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलसेंट, इट मीन्स अप टू एज ग्रुप 10 से 19 ईयर्स इन अबाउट 20.9%, 2011 की जनगणना के अनुसार बात करने पर, 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अमंग विच मेल, उसके अंदर तो 52.7%, और फीमेल की बात करें तो वह 47.3%। ये आपको बात समझ में आ गई ना। खूब सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे हैं कि जब टोटली इतना परसेंट है तो ये परसेंट कहाँ से आए, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा मानो कि ये परसेंटेज है 20.9% है, इसका मतलब ये है कि ऐसा मान लेते, राउंड फिगर में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल कि भारत की टोटल जनसंख्या में से सपोज 50,000 किशोर है, किशोर मतलब एडल्ट, लेकिन किशोर में ये थोड़ी कि पूरे के पूरे मेल ही है या फिर फीमेल ही है, इसका भी तो परसेंटेज निकलेगा इसके अंदर सपोज ये कह दूं कि 30,000 तो मेल है और 20,000 लड़कियां हैं, मतलब फीमेल है, इस तरीके से। अब बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपने आप में कितना, 100%, अपने आप में तो 100% ही है ना, उसका फिर ये परसेंट और ये परसेंट डिफरेंट बढ़ जाएगा, वही वाली चीज़ है। ठीक है, तो वैसे मैथ्स का सिंपल क्वेश्चन आपको इतना तो आना चाहिए, नॉर्मल सेंस की बात थी। अगला, ये जो क्वेश्चन है ये है किशोरों के संबंध में, उसी क्वेश्चन के रिलेटेड ये कि हमारे समाज के समक्ष ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, यानी कि देयर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर द सोसाइटी। ऐसी भाई किशोर ज़्यादा है, 21% किशोर है, बहुत बड़ी बात है। इतने अगर किशोर है तो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। पहला, विवाह की निम्न आयु, ठीक है, यानी कि लो एज ऑफ मैरिज, कम उम्र में शादियाँ, ये चैलेंज हो सकता है क्योंकि ज़्यादा किशोर होंगे तो हो सकता है ऐसा। निरक्षरता, विशेष स्त्री निरक्षरता, अगर ज़्यादा होंगे तो फिर ये होगा फाइनली
कि जिसके बच्चों का ज़्यादा एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन या फिर नंबर ऑफ उन किशोरों की संख्या ज़्यादा है, ये भी कारण हो सकता है। यानी कि इलिटरेसी, स्पेशली फीमेल इलिटरेसी, विद्यालय छोड़ने वाले छात्र भी खूब हो सकते हैं। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, पोषक तत्व यानी जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्रॉपर कैसे मिलेंगे इतने, हर किसी को तो गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर पाएगी इतनी, उसकी कमी आ सकती है। निम्न ग्राह्यता का मतलब है कमी, यानी कि लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, जल्दी से शादियाँ हो जाएगी तो जो किशोरी माताएं बनेगी उनमें डेथ रेट ज़्यादा बढ़ सकती है, उनकी डेथ हो सकती है। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अमंग एडोलसेंट मदर्स। HIV या फिर एड्स जैसा संक्रमण फैलने की भी पूरे चांस है, उच्च दर है। हाई रेट ऑफ HIV एड्स इन्फेक्शन। शारीरिक और मानसिक अपंगता हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे हो जाएंगे तो देश भी गवर्नमेंट भी इतनी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो ये भी कारण हो सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से जन्मे नहीं है, फिर वो शारीरिक, फिजिकली और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब बच्चा जन्म सकता है। हो सकता है किशोर ज़्यादा समझदार होते नहीं बच्चे हैं वो, तो वो औषधियों का दुरुपयोग करें, मदिरा सेवन भी करने लग सकते हैं। ठीक है, यानी कि ड्रग या फिर अल्कोहल का यूज कर सकते हैं, वो समझते नहीं है उस टाइम पर। किशोर उपचार और अपराध करना इत्यादि, और किशोर ये अपराध वगैरह की गतिविधियाँ, आतंकवादी बन सकते हैं, ऐसी मारपीट, रेप जैसी घटनाएं जो हम सुनते रहते हैं, वो भी ट्रीटमेंट कंपनिंग क्राइम्स एक्सेट्रा, ये सब भी हो सकते हैं। मैंने पॉइंट बना के लिख दिया, ऐसा कैसे आपको लिखना है। ये हमारे किशोरों के संबंध में, हमारे समाज में या हम सब लोगों के सामने चुनौतियाँ आ सकती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला 2 पॉलिसियाँ पढ़ेंगे अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉलिसियाँ पढ़ेंगे अपन। पहली है राष्ट्रीय युवा नीति, द नेशनल यूथ पॉलिसी, NYP, जो 2014 के अंदर बनी थी। सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके पूछा जा सकता है। कब बनी थी? फरवरी 2014 में। फरवरी 2014 में ये पॉलिसी या नीति आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं के लिए, जितने भी युवा हैं, ठीक है, टाइम पीरियड पूछे तो 15 से 29, भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव है। क्या रखा गया इसके अंदर कि देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह अपना नाम, उचित स्थान, यानी भारत का नाम, जैसे कि झंडे गाड़ते हैं हमारे स्पोर्ट्स की फील्ड में देख लो, चाहे साइंटिस्ट की फील्ड में देख लो, चाहे डॉक्टर देख लो, USA वगैरह अदर कंट्री के अंदर हमारे लोग जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। वो वाली चीज़ें हमारे देश का एक उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 जो 15 से 29 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है कि 15 से लेकर 29 वर्ष के जो भी हैं वो सब युवा हैं, उन सभी को युवा माना गया है, और वो इस पॉलिसी का, इस नीति का बेनिफिट ले सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सरकार क्या करती है कि जो भी इस टाइम का युवा है, जो अपना पढ़ना चाहता है तो उसको एजुकेशन लोन देगी, जो बिज़नेस करना चाहता है उसको बिज़नेस लोन देगी, ठीक है, पर्सनल लोन प्रोवाइड कराएगी, गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, ये चीज़ें द नेशनल यूथ पॉलिसी NYP 2014 शॉर्ट में भी आ सकता है, ध्यान रखना। लॉन्च इन फरवरी 2014, प्रपोजेज ए होलिस्टिक विजन फॉर यूथ ऑफ इंडिया which is to improve the youth of the country to achieve their full potential and through then enable India to find its rightful place in the क्या बोलते हैं community of nation। ठीक है, the NYP 2014 has defined youth as person the age group of 15 से 29 years। बेहद आसान है, सीधी याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है कि NYP जो नीति आयोग कब बनी, तो फरवरी 2014 में। बाकी इसकी बातें तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। हाँ, ये भी आ सकता है कि NYP के अकॉर्डिंग युवा या यूथ की जो एज है वो क्या रखा गया, एज ग्रुप, आयु वर्ग, तो 15 से 29। ऐसे कुछ फैक्ट अंदर से पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको याद हो जाने चाहिए। और ये वाली पॉलिसी और है कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति 2015 की है, अगले साल बनाई गई थी। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2014, ठीक है, सॉरी 2015। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, दोनों ही केंद्र सरकार की है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रमोलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015 टू प्रोवाइड एन umbrella framework to all skilling activities being carried out within the country and to align these to common standards and link skilling with demand centers। यानी कि भारत सरकार ने 2015 के अंदर कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए एक नीति बनाई है,
जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना। कौशल का मतलब क्या होता है? कौशल कैसा भी हो सकता है, चाहे वो महिलाओं के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट का काम कर रही हो, चाहे बच्चों के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में बिजनेस फील्ड ऐसे कोई एक्टिविटी कर रहा हो जो स्किल डेवलपमेंट की हो। गवर्नमेंट उसको हमेशा, भारत सरकार उसको प्रोत्साहन करती है, उसको लोन प्रोवाइड कराती है। उसको जितने भी उन लोगों को, ऐसे लोगों को ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट हर संभव प्रयास करती है, चाहे किसानों की खेतीबाड़ी से रिलेटेड भी हो। जैसे खूब सारी किसान खेतीबाड़ी करते हैं, जैसे आपने कहीं देखा हो, जो ऊपर से बिल्कुल बंद कर लेते हैं, मतलब अपने खेत को एकदम पैक कर लेते हैं, उसके अंदर जो है सब्जियां पैदा करते हैं, उनको भी थोड़ी ह्यूमिडिटी चाहिए, तो उतना बड़ा टेंट लगाना, चारों ओर सब करना, तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, वो भी स्किल के डेवलपमेंट का काम होता है। या फिर जैसे कि बिजली है कि खूब दूर दराज गाँव के अंदर लाइट नहीं है, तो वहाँ पर सरकार क्या कर रही है कि वहाँ पर सरकार जो है ये सोलर सिस्टम 80% 70% स्कॉलरशिप, मतलब कि उस पर सब्सिडी पर दे रही है। कि जैसे कि अगर 5 लाख आता है तो लगभग 4 लाख या 4.25 लाख गवर्नमेंट देती है, बाकी लाख 1.5 लाख रुपए आपको देना है, बाकी सरकार आपकी हेल्प कर देगी। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार हेल्प कर रही है ताकि हमारा देश कैसे अगर उन्नति करे, ग्रोथ करे। ठीक है, तो आज का पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने। साथ के साथ नोट्स भी तो आपको बनाना है, तो नोट कर लोगे तो इजीली आपको याद भी होता रहेगा। अब लास्ट पार्ट इसका और आएगा, उसके बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।